नमस्कार दोस्तों। कल हमारे एक अभ्यर्थी ने काफ़ी डिटेल में एक टिप्पणी किया था कि सर, चूँकि इस परीक्षा में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो कि उत्तर प्रदेश सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं और भारत सरकार में नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें प्रदेश के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है। अगर पत्र आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्र में जिन शब्दों का या जिन पदों का हम प्रयोग करें उसमें कहीं हायरार्की में परिवर्तन ना हो जाए और पत्र का सार ही बिगड़ ना जाए। ठीक है ना? किस प्रकार संबोधन करना होता है, कैसा निर्देश देना होगा और कौन सा अधिकारी छोटा है या बड़ा है, ये प्रदेश के तमाम स्ट्रक्चर में अलग अलग पद होते हैं और भारत सरकार में अलग अलग होते हैं। किसी अभ्यर्थी ने कहा कि सर, यही पद वित्त लेखा का हमारे भारत सरकार में सीएजी और एजी कंट्रोल करता है, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से इसका कंट्रोल होगा। यह भी पूछा गया कि जब डबल आपके लॉक की व्यवस्था एक प्रकार से अब जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पेमेंट ऑनलाइन होने लगा है, तो डबल लॉक का क्या अब मतलब रह गया। बिल्कुल आपने सही कहा, अब डबल लॉक अप्रासंगिक हो गया है। डबल लॉक अब अप्रासंगिक है क्योंकि अब डबल लॉक की चाबियों का भी सत्यापन ट्रेजरी नहीं करता है और जो तिजोरियां कार्यालयों में होती थी उनका अब ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में अगर कोई भी बहुमूल्य सामग्री सामान आ भी गया तो उसको भी कोषागार में ही जाके रखवाया जाता है, कार्यालय की ट्रेजरी में नहीं रखवाया जाता है। तो जब से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आया है, आपका डीडीओ पोर्टल आ गया है, तब से डबल लॉक बिल्कुल से तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग नगण्य सा हो गया है। कैश बुक में कोई भी कैश का अब अधिकतर ट्रांजैक्शन नहीं होता है। विषम परिस्थितियों में अगर कभी कोई कैश आता है किसी विशेष नियम से तो उसको ही संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो अब किसी अभ्यर्थी ने पूछा कि सर, डीडीओ और ट्रेजरी अफसर क्या एक ही है? नहीं, गलत है। डीडीओ हर विभाग का होता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपको विभागों के नाम बता दूं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पेंशन एंड ट्रेजरी, आपका इसके अलावा सेवा योजन, प्रशिक्षण, विकलांग दिव्यांग निदेशालय, आपके इसके अलावा न्याय विभाग, वित्त विभाग, ये तमाम विभाग हैं। इन विभागों के प्रत्येक जिले के लेवल पे कार्यालयाध्यक्ष होते हैं, मंडल के लेवल पर कार्यालयाध्यक्ष होते हैं और शासन के लेवल पर, निदेशालय के लेवल पर भी कार्यालयाध्यक्ष होते हैं। हर जिले में एक विभाग का एक डीडीओ बना दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा भी कार्यालय हैं एक विभाग के, तो उसका एक व्यक्ति डीडीओ होगा जो अपने विभाग के सारे बिलों का भुगतान कराएगा। किसके माध्यम से? ट्रेजरी के माध्यम से। ट्रेजरी सारे विभागों को कंट्रोल करता है, वो वित्त के अंडर में होता है, वो कलेक्टर के अंडर में होता है और कलेक्टर अपने सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए उसकी मदद के लिए हर जिले में एक चीफ ट्रेजरी अफसर या सीनियर ट्रेजरी अफसर या ट्रेजरी अफसर होता है। बड़ा अगर जिला है तो चीफ ट्रेजरी अफसर बैठता है, मध्यम जिला है तो सीनियर ट्रेजरी अफसर बैठता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी कोषागार में ट्रेजरी की व्यवस्था की गई है और ये ट्रेजरी की व्यवस्था वित्त के अधीन काम करता है और जिसका मुखिया कलेक्टर होता है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए, यहाँ तो कोई नहीं है। अब देखिए, जो आपके पत्र में, आपके प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं ताकि आपको परीक्षा में लिखते समय आपको कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। अब जैसे विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का हेड होता है कुलाधिपति, जिसको बोलते हैं आप चांसलर। चांसलर राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हमेशा राज्यपाल महोदय या महोदया होती हैं। ठीक है, उसके अंडर में कुलपति होते हैं। कुलपति होते हैं वाइस चांसलर। कुलपति प्रशासनिक हेड होते हैं हर विश्वविद्यालय के। मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 21 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एक अनुमान बता रहा हूं मैं, 20-21 राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो ये सभी राज्य विश्वविद्यालयों में जिसमें आपकी नियुक्ति होगी, आप तैनात किए जाएंगे जब आप सहायक कुलसचिव बन जाएंगे। अब आप दिमाग में रखना शुरू कर दीजिए कि आप बहुत नज़दीक हैं सहायक कुलसचिव बनने के। तो आपके पास अगर 20-21 राज्य विश्वविद्यालय हैं तो प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय का एक प्रशासनिक हेड होगा जिसको बोलते हैं कुलपति। ठीक है, कुलपति की नियुक्ति डायरेक्ट राज्यपाल महोदया करती हैं।
कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है। उनके पास एक पैनल होता है, उस पैनल में आमंत्रित किए जाते हैं, वैकेंसी निकलती है और फिर इंटरव्यू कुलपति महोदय देखती हैं, लेती हैं, स्क्रीनिंग करती हैं और कुलपति की तैनाती राज्य विश्वविद्यालयों में करती हैं। ठीक है, समानता ये सारे प्रोफेसर होते हैं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठित होते हैं। अब कुलपति के अंडर में मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दिए। एक तो हो गया आपका शैक्षिक स्ट्रक्चर। शैक्षिक स्ट्रक्चर में देखिए संकाय अध्यक्ष जिसे डीन बोलते हैं, एक या एक से अधिक विभागों का जो हेड होता है उसको डीन बोलते हैं। जैसे विज्ञान का डीन, कला का डीन, कॉमर्स का डीन, ठीक है ना, आपका पुरातत्व का डीन, अभियांत्रिकी का डीन। तो ये सब जितने भी कई पूरा एक संकाय बनाकर होता है और उसके अंडर में होते हैं फिर विभागाध्यक्ष। हर विभाग का अध्यक्ष, जैसे पॉलिटिकल साइंस का विभागाध्यक्ष, आपका समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष, ये कला के अंदर आ गया, ये आर्ट्स के अंतर्गत आ गए। अलग अलग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, आपका दर्शन शास्त्र, ये सब इसके हो गए विभागाध्यक्ष। और इन विभागाध्यक्ष पूरा बनता है प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर से, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर से। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय का ये आपका टीचिंग का कैडर हुआ। फिर आता है प्रशासनिक कैडर, जो विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाता है, उसमें अनुशासन बना के रखता है। तो उसमें होता है कुल सचिव रजिस्ट्रार, उप कुल सचिव डिप्टी रजिस्ट्रार, सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रशासनिक अधिकारी और नीचे फिर क्लर्कल कैडर होता है, आपका मुख्य लिपिक, सहायक लिपिक, आपका प्रधान सहायक, मुख्य सहायक, ये जितने भी हर विश्वविद्यालय में जो भी कैडर किया गया है। ठीक, और इसी के पैरेलल परीक्षा नियंत्रक है, जो पूरे विश्वविद्यालय के सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होती रहती पूरे साल भर, उसको कंट्रोल करता है परीक्षा नियंत्रक। परीक्षाओं को कराना, उनके परीक्षा प्रश्न पत्रों को तैयार करवाना, मूल्यांकन कराना, रिजल्ट निकालना, ये सब जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की, उप परीक्षा नियंत्रक की है। उप कुल सचिव ही उप परीक्षा नियंत्रक बन सकता है और कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक बन सकता है। इसके लिए अलग से कोई नहीं, आप ही जब प्रमोट होंगे तो इन पदों पर जाएंगे, कहीं बाहर से ये विदेश से ये पद नहीं आएंगे। ये सहायक कुल सचिव ही अंत में प्रमोट होते होते कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक के पद पर पहुंचते हैं और अपने विश्वविद्यालय के जो आपके हायरार्की के टॉप पोजीशन में बैठते हैं। ठीक है, अब आता उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक ढांचा। अब देखिए, जो सरकार है, जो भारत सरकार के कर्मचारी और अधिकारी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो समझ लें भारत सरकार में भी यही स्ट्रक्चर है, नामों में अंतर हो सकता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, उसका जो हेड है वो मुख्य सचिव है। लेवल 17, 2,25,000 वेतन पाता है। ठीक है, 2,25,000 वेतन पाता है, मुख्य सचिव का पद है। और इसी के पैरेलल पद है अध्यक्ष राजस्व परिषद का और कृषि उत्पादन आयुक्त। ठीक है, और उसके अंडर में काम करते हैं मुख्य सचिव के अंडर में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव। ये अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तो पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन का हेड हो गया। इसके अंडर में जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, शासन में जितने विभाग हैं, 70, 80, 90 जितने भी विभाग, जितनों का बजट जारी होता है, उन सब का हेड, सरकार का हेड, मुख्यमंत्री के ठीक नीचे मुख्य सचिव काम करते हैं। और फिर पूरे प्रशासन को, पूरे प्रदेश के प्रशासन को कई विभागों में बांटा गया है और एक या एक से अधिक विभाग का जो मुखिया होता है वो अपर मुख्य सचिव होता है या प्रमुख सचिव होता है। अगर छोटा विभाग है तो प्रमुख सचिव है, बड़ा विभाग है उसके अंडर में साथ साथ 2-3 विभाग और दे दिए गए तो अपर मुख्य सचिव को दे दिया जाएगा। अब इन जो ये हो गए आपके शासन में बैठे हुए प्रशासनिक विभाग के मुखिया, जिनका काम एडवाइस करना है, अंतिम नीति का निर्णय लेना है। ठीक है, क्या काम करते हैं, शासन क्या काम करता है, पॉलिसी डिसीजन करता है। अब पॉलिसी डिसीजन तो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव के स्तर पे होगा और उसमें सहायता करेंगे शासन के प्रशासनिक इकाई में। वहीं पर जो शासन में बैठते हैं, प्रमुख सचिव हो गए, विशेष सचिव हो गए, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ये जो शासन का पार्ट होता है, ये पॉलिसी मेकिंग पार्ट है, नीति का निर्माण करता है। और जस्ट दाहिने साइड देखिए निदेशालय,
ये इनका क्रियान्वयन इकाई है। जो नीति का निर्माण शासन कर देती है उसको इम्प्लीमेंट के लिए आता है डायरेक्टरेट में। डायरेक्टरेट जो होता है वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है और जिसका हेड होता है महानिदेशक। कुछ निदेशालयों में बोलते हैं, कुछ निदेशालय का हेड निदेशक होता है। अगर वो टेक्निकल विभाग है जैसे कि इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, माइनर इरिगेशन, तो वहाँ पर प्रमुख अभियंता बैठते हैं, सीएनसी चीफ एंड चीफ इंजीनियर बैठते हैं, ठीक है। तो और उसके अंडर में बैठेंगे अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है नीचे चलते हुए। अब देखिए मैंने महानिदेशक के पैरेलल एक पद बनाया, वित्त नियंत्रक, लेखाधिकारी। हर निदेशालय में, हर क्रियान्वयनकारी विभाग में, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट विभाग, आपका पशुपालन विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, स्वास्थ्य महानिदेशालय, ये सब मैं विभागों के नाम बता रहा हूँ। यहाँ का जो प्रशासनिक, यहाँ का जो आपका स्पेशलिस्ट अधिकारी होगा जिसके हम डायरेक्टर बोलेंगे, ये डायरेक्टर उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता है जिससे संबंधित विभाग है और आईएएस भी हो सकता है। इसके पैरेलल एक अधिकारी काम करता है वित्त का, वित्त नियंत्रक लेखाधिकारी। जैसे भारत सरकार में हर विभाग में पे एंड अकाउंट अफसर होते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर होते हैं, और वो आपके भारत सरकार के कोई अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस से आता है, कोई डिफेंस अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस से आता है, कोई इंडियन रेलवे अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस से आता है। सेम वैसे ही ये वित्त नियंत्रक लेखाधिकारी ये विभाग के अधिकारी नहीं है, इनको भेजा जाता है प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त के अधीन कार्य करते हैं। आपका वित्त लेखा ढांचा जिसका मुखिया अपर मुख्य सचिव होता है। सबसे दाहिने साइड देखिए, दो मैंने लाइनें खींची है, एक आंतरिक लेखा लेखा परीक्षा निदेशालय, ये कोषागार निदेशालय। ये विशुद्ध वित्त का स्ट्रक्चर है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में, जैसे कि भारत सरकार में नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक के अधीन पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, या विभिन्न अन्य जो कैडर है वित्त सेवा के वो नियंत्रित करते हैं। हमारे प्रदेश में केवल एक ही स्ट्रक्चर है वित्त लेखा ढांचा का, और उसको दो भागों में बांट दिया है कि क्लास 3, क्लास 2 को कंट्रोल करता है आंतरिक लेखा लेखा परीक्षा निदेशालय, और क्लास 1 को कंट्रोल करता है कोषागार निदेशालय। भारत सरकार में 5400 वेतनमान के जितने भी पद हैं उनको क्लास 1 बोला जाता है। हमारे प्रदेश में इसे क्लास 2 बोलते हैं। तो हम भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोषागार निदेशालय जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये कैडर कंट्रोल करता है क्लास 1 अधिकारियों का जो फाइनेंस के हैं। इसमें एडिशनल डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, ट्रेजरी अफसर, चीफ ट्रेजरी अफसर, सीनियर अकाउंट अफसर, सभी श्रेणी थे। और जो आंतरिक लेखा इंटरनल अकाउंट्स एंड ऑडिट डायरेक्टरेट है या लेखा का डायरेक्टरेट है, ये कैडर कंट्रोल करता है असिस्टेंट अकाउंट अफसर, आपका अकाउंटेंट, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, इनको कंट्रोल करता है। इनका नियुक्तियां करेगा, स्थानांतरण करेगा। कहाँ कहाँ करेगा? प्रदेश के सभी 80-90 जितने विभाग हैं सब में वो ट्रांसफर करता है, सब में उनकी तैनाती करेगा। ये जिले में है, मंडलों में है, निदेशालयों में ये पद हैं। ऐसे ही कोषागार निदेशालय संस्तुति करता है शासन को, अपर मुख्य सचिव महोदय को, कि आप हमने कहाँ कहाँ पद किस किस जिले में क्लास 1 अधिकारी खाली हैं, और ये संस्तुति है। और अंतिम निर्णय अपर मुख्य सचिव वित्त लेते हैं, और ये वित्त सेवा के बड़े बड़े अधिकारी विश्वविद्यालयों में जाते हैं। मैंने आपको जैसे दिखाया, विश्वविद्यालय में कुलपति और संकाय कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक के पैरेलल देखिएगा कि कुलाध पद के नीचे कुलपति, और परीक्षा नियंत्रक के बगल में मैंने लिखा है वित्त अधिकारी एफओ। ये पैरेलल काम करते हैं कुलपति के साथ। ये आपके जो वित्त लेखा सेवा के जो अधिकारी हैं, ये विश्वविद्यालयों में, विकास प्राधिकरण में, नगर निगम में, ऑटोनमस बॉडीज में, और सभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफिस में, डायरेक्टरेट में, और कोषागारों में, ट्रेजरी में इनकी पोस्टिंग की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इनके ऊपर कंट्रोल वित्त लेखा सेवा के अपर मुख्य सचिव, कोषागार निदेशालय और इंटरनल ऑडिट का होता है अपने कैडर कंट्रोल करने पर। ये विभिन्न विभागों में उनके विभागाध्यक्षों के साथ तालमेल बनाकर काम तो करते हैं, लेकिन इनके स्थानांतरण, इनके पनिशमेंट, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए
वो केवल संस्तुत कर सकते हैं, उनको अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके कैडर कंट्रोलिंग अपर मुख्य सचिव स्तर पर वित्त सेवा के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अगर क्लास 3 और क्लास 2 का अधिकारी है तो इंटरनल ऑडिट डायरेक्टर करेंगे, अगर क्लास 1 अधिकारी है तो डायरेक्टर ट्रेजरी के माध्यम से गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, वो इसलिए किया जाता है कि जो फाइनेंस है वो हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर विभागाध्यक्षों को सलाह दे सके। ठीक, और यहाँ तक है कि जब विभागाध्यक्ष और फाइनेंस कंट्रोलर या फाइनेंस को जो देख रहा है उस विभाग में के बीच में किसी विषय पर सहमति नहीं बनती है, तो ऐसे विषयों को हम सीधे वित्त विभाग को संदर्भित करते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 में लिखा है। जब प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष और वित्त के अधिकारी के बीच में किसी मामले में मत स्थिर ना हो पाए, सहमति न बन पाए, तो ऐसे प्रकरणों को वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा। केवल फाइनेंस को ऑटोनॉमी दी गई है ताकि फाइनेंस अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का शासन का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का वित्त लेखा का स्ट्रक्चर है। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप टिप्पणी जरूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, कोषागार निदेशालय ट्रेजरी के सभी कर्मचारी का कंट्रोल करता है। जैसे कि वहाँ पर ट्रेजरी में असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, ट्रेजरी अफसर, इनको कंट्रोल करता है कोषागार निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी। न केवल क्लास 1 अधिकारियों का, फाइनेंस के अधिकारियों का कंट्रोल करता है, बल्कि क्लास 3 अधिकारी जो ट्रेजरी में काम करते हैं, लेखा के, अकाउंट्स के, उनको भी कैडर कंट्रोल, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कोषागार निदेशालय को दिया गया है। ठीक है, और क्लास 3 और क्लास 2 फाइनेंस के जो अन्य विभागों में कर्मचारी अधिकारी जाते हैं, उनको कंट्रोल करने का अधिकार आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय को है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप तैयार कीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न में इसका आपको उपयोग करने का और पत्रों को बनाने का आपको सहूलियत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।